बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बे ऑन साइंस में। और फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग पिछले वीडियो में पर्यावरण विषयक सरोकार पढ़ लिए थे। और फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग क्रियाकलाप 14.8 में जो दोनों एक तरह से प्रश्न दिए हुए हैं उसको हम लोगों ने देख लिया था। और आज हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, देखिए आगे दिया हुआ है 2 प्रश्न। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाठ के अंदर ये प्रश्न दिया हुआ है, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। और दूसरा क्वेश्चन है, रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता रहा है, क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें कि दिया हुआ है, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी भी प्रकार के ऊर्जा स्रोत के समाप्त होने से वातावरण असंतुलित होता है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर कोई ऊर्जा समाप्त हो जाता है तो उस पर वातावरण में असंतुलित पैदा होगा। जैसे कि हम लोग का कोयला का भंडार है, अगर वही समाप्त हो जाएगा तो वातावरण पे असंतुलन बनेगा। एक तो जमीन के नीचे जो दबा हुआ कोयला है उसको खाली होने से भूस्खलन की स्थिति पैदा होगी। और कई मायनों में जब हम ऊर्जा के रूप में कोयला का ईंधन के रूप में स्रोत कर दें तो वो एक तरह से समाप्त ही हो जाएगा, तो उसकी कमी हमेशा हम लोग को खलेगी या वो सुविधा एक तरह से नहीं रह पाएगी। तो इस तरह से वातावरण में असंतुलन उपस्थित होता है। इसीलिए आगे यहाँ दिया हुआ है, देखिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। यानी कि अगर कोई ऊर्जा का स्रोत है तो वो प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है, उसमें प्रदूषण होगा ही। उदाहरणतः यदि हम लकड़ी की ऊर्जा स्रोत की तरह उपयोग करते हैं तब पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होता है। वायु में, अब यहाँ लकड़ी का उदाहरण दिया गया है, अगर हम लोग उसको ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं तो क्या होता है, पर्यावरण में असंतुलन होता है। यहाँ देखिए वायु में CO2 और O2 का भी संतुलन प्रभावित होता है। एक तो जलाने से उसको CO2 उत्पन्न होगा, और जब हम पेड़ की लकड़ियाँ का उपयोग करेंगे तो जो ऑक्सीजन हम लोग को प्राप्त होता है वो वायुमंडल में कमेगी। तो यहाँ देखिए दोनों का संतुलन जो है प्रभावित होता है। लकड़ी जलाने से CO2, SO और NO2 वायु में प्रदूषण करते हैं। यहाँ तक कि सौर ऊर्जा के अधिक उपयोग भूमंडलीय ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होगा। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए दूसरा, रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता रहा है, क्या आप इसे CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर दिया हुआ है, उत्तर जो है इसका, निम्नलिखित कारणों से हाइड्रोजन CNG की अपेक्षा एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। जिसमें कि पहला दिया हुआ है, हाइड्रोजन का कैलोरी मान जो होता है CNG की अपेक्षा अधिक है। दूसरा है, CNG एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जबकि H2 नहीं है। तीसरा है, CNG एक ग्रीन हाउस गैस है जबकि H2 ऐसा नहीं करती है, H2 प्रदूषण नहीं फैलाती है। और चौथा है, CNG के दहन से CO2 भी मुक्त होती है जबकि H2 के जलने से ऐसी हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होती है। तो इस तरह से जो है हाइड्रोजन CNG की अपेक्षा एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 2 प्रश्नों का उत्तर देख लिए। अब फ्रेंड्स हम लोग 2 ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग का दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा कि कब तक बना रह सकता है,
आइए हम लोग इसे देखते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है, हमने पहले यह देख लिया है कि हम अधिक समय तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं रह सकते। इस प्रकार के स्रोतों को किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे। इन्हें ऊर्जा के समाप्य स्रोत अथवा अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इसके विपरीत यदि हम लकड़ी जलाने में उपयोग होने वाले वृक्षों को प्रतिस्थापित करके जैव मात्रा का प्रबंधन उचित प्रकार से करें तो हम किसी निश्चित दर पर ऊर्जा की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अगर हम लकड़ियों का ऊर्जा में उपयोग कर रहे हैं तो अगर एक पेड़ काटते हैं तो वहाँ उसके बदले 2-3 पेड़ लगाया जाए तो इस तरह से क्या होगा, इसका जो है प्रतिस्थापित करके जैव मात्रा का हम लोग उचित प्रकार से इसका प्रबंधन कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है उन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। और इस तरह के जो ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका हम लोग पुनर्जनन कर सकते हैं, पुनर्निर्माण कर सकते हैं, फिर से उपयोग कर सकते हैं, उन्हें जो है कि नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। आगे दिया हुआ है, हम लोग का है कि फ्रेंड्स देखिए, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध हैं। यह ऊर्जा की सतत अथवा आवर्ती धाराओं के रूप में अथवा भूमिगत भंडारों में इतनी विशाल मात्रा में संचित है कि इन भंडारों के खाली होने की दर व्यवहारिक दृष्टि से नगण्य है। मतलब कि हमारे जो प्रकृति में भंडार हैं वो बहुत भंडार हैं में संचित है और इनका व्यवहारिक दृष्टि से जितना कि हम लोग उपयोग करते हैं उसके अनुसार से खाली होने के दृष्टि से नगण्य है, मतलब कि नहीं के बराबर है। आगे हम लोग का क्रियाकलाप यहाँ दिया हुआ है, क्रियाकलाप 14.9 है। इसमें दिया हुआ है कक्षा में इन समस्याओं पर वाद विवाद कीजिए, जिसमें पहला दिया हुआ है, यह कहा जाता है कि अनुमानतः कोयले की भंडार आने वाले 200 वर्ष के लिए पर्याप्त हैं। क्या इस प्रकरण में हमें चिंता करने की आवश्यकता है कि हमारे कोयले के भंडार रिक्त होते जा रहे हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं, इस पर हम लोग को वाद विवाद करना है। बी दिया हुआ, ऐसा अनुमान है कि सूर्य आगामी 5 करोड़ वर्ष तक जीवित रहेगा। क्या हमें यह चिंता करनी चाहिए कि सौर ऊर्जा समाप्त हो रही है? क्यों अथवा क्यों नहीं, वाद विवाद के आधार पर यह निर्णय लीजिए कौन सा ऊर्जा स्रोत पहला में समाप्य है, बी अक्षय है, सी नवीकरणीय तथा डी अनवीकरणीय है। प्रत्येक चयन के लिए अपना तर्क दीजिए। और इसके बाद पाठ के अंदर 2 प्रश्न दिए हुए हैं फ्रेंड्स। पहला, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं, अपने चयन के लिए एक तर्क दीजिए। तथा दूसरा है, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्य मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। इसके बाद है फ्रेंड्स, आपने क्या सीखा? तो पहले हम लोग क्रियाकलाप करेंगे, प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग आपने क्या सीखा टॉपिक को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हम लोग आ गए हैं क्रियाकलाप पे आधारित जो प्रश्न दिए हुए हैं उस पे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ है, पहला प्रश्न है, कक्षा में इन समस्याओं पर वाद विवाद कीजिए, जिसमें कि पहला है, यह कहा जाता है कि अनुमानतः कोयले के भंडार आने वाले 200 वर्ष के लिए पर्याप्त हैं। क्या इस प्रकरण में हमें चिंता करने की आवश्यकता है कि हमारे कोयले के भंडार रिक्त होते जा रहे हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे कोयले के भंडार रिक्त होते जा रहे हैं, अतः इसका विवेकपूर्ण खर्च करने की ज़रूरत है। चूँकि अभी ये भंडार 200 वर्षों के लिए पर्याप्त है, अतः हम आशा करते हैं कि तब तक ऊर्जा का कोई विकल्प ढूंढ लिया जाएगा। और यहाँ बी में क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, ऐसा अनुमान है कि सूर्य आगामी 5 करोड़ वर्ष तक जीवित रहेगा। क्या हमें यह
चिंता करनी चाहिए कि सौर ऊर्जा समाप्त हो रही है। क्यों चिंता करें और क्यों नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हम लोग को चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 500 करोड़ वर्ष बहुत होता है, तो हम लोग इसका चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आशा है कि तब तक शायद हमें अपने लिए एक दूसरा सौर मंडल ढूंढ लेंगे। अब आगे प्रश्न दिया हुआ है 2, वाद विवाद के आधार पर यह निर्णय लीजिए कि कौन सा ऊर्जा स्रोत समाप्य है, अक्षय, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय है। प्रत्येक चयन के लिए आप अपना तर्क दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, जो जीवाश्मी ईंधन है इसको समाप्य मानेंगे, पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय है, क्योंकि पानी खत्म एक बार होगा या फिर जो संग्रह पानी है, तो एक मौसम के अनुसार मानसून आते ही फिर से नया जल हम लोग को प्राप्त हो जाता है, इसीलिए ये नवीकरणीय ऊर्जा है। आगे है सौर ऊर्जा, ये समाप्य है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से कि जीवाश्मी ईंधन कोयला जो है एक दिन समाप्त हो जाएगा, उसी तरह से सौर ऊर्जा समाप्य ऊर्जा है। महासागरीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय है, ये महासागर जो है पुनः नया निर्माण होते रहता है। और भूतापीय ऊर्जा जो है समाप्य है, एक दिन जो भू के अंदर ताप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। आगे है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पाठ के अंदर जो पाठगत प्रश्नोत्तर हैं वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पे है, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इसका तर्क हो जाएगा जल ऊर्जा। बहते जल में उपस्थित ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। यहाँ ऊंचाई से गिरते बहते जल की ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है तथा उपयोग के बाद बहता हुआ पानी समुद्र में चला जाता है। जल चक्र के कारण पानी पुनः ऊंचाई पर पहुंच जाता है, इसीलिए जल ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा क्यों नवीकरणीय है? देखिए इसका तर्क है, पवन ऊर्जा एक विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। प्रकृति में पवन चक्रीय प्रक्रमों के कारण उत्पन्न होती है, इसीलिए यह भी ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्य योग मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, समाप्य ऊर्जा कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के समाप्य योग स्रोत हैं, क्योंकि ये यदि पुनः स्थापित भी हो तो इस प्रक्रिया में लाखों वर्ष लग जाएंगे, इसीलिए इन्हें समाप्य ऊर्जा माना जाता है। तो गाइस देखिए, अब हम लोग का 2 क्वेश्चन जो पाठ के अंदर प्रश्न दिया हुआ था क्रियाकलाप करने के बाद, इसको हम लोग भी कर लिए हैं। इसके बाद है आपने क्या सीखा। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इस जो है चैप्टर से हम लोगों ने सीखा कि हमारी जीवन शैली के स्तर में वृद्धि के साथ हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। आगे हम लोगों ने सीखा हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें ऊर्जा के उपयोग की दक्षता में सुधार का प्रयास करना चाहिए। साथ ही हमें ऊर्जा के नए स्रोतों को परखना एवं उनका दोहन भी करना चाहिए। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, हमें ऊर्जा के नवीन स्रोतों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कि जो जीवाश्मी ईंधन संकटग्रस्त है, यानी कि समाप्त होने वाला है और शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। आगे दिया हुआ है, हमारा ऊर्जा स्रोत का चयन उपलब्धता में सरलता, ऊर्जा निष्कर्षण की लागत, ऊर्जा स्रोत के उपयोगी उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता, ऊर्जा स्रोत के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव जैसे कारकों पर निर्भर करता है। आगे है, हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं,
यानी कि जो हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत है वो अंततः सूर्य से प्राप्त होती है और उससे व्युत्पन्न होती है, यानी कि रूपांतरित होती है, परिवर्तित होती है या व्युत्पन्न होती है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, हमारी जो अंतिम ऊर्जा का जो स्रोत है वो अंतिम या अधिकतर बोल सकते हैं वो सूर्य से होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपने क्या सीखा। इसके बाद है हम लोग का अभ्यास का प्रश्न। इसमें 1 से लेके यहाँ तक देखिए फ्रेंड्स, ये 3 ऑब्जेक्टिव था, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है। तो हम लोग बारी बारी से सभी का आंसर देख लेते हैं। इस तरह से हम लोग का चैप्टर जो है कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। और अगर इसके पहले आप लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे सारा वीडियो का यहाँ चैनल के लिंक में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारा चैप्टर का वीडियो एक साथ प्लेलिस्ट में बना हुआ है। आप चाहें तो शुरू से लेके लास्ट तक चैप्टर को भी देख सकते हैं। उसके अंदर क्रियाकलाप, पाठ के अंदर प्रश्न, सभी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलते हैं अभ्यास कि यहाँ पे हम लोग उत्तर पे आ गए हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अगर हम लोग गर्म जल प्राप्त करेंगे और हम लोग सौर जल तापक का उपयोग करना है, तो देखिए धूप वाले दिन में तो गर्म जल और सौर ताप भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए बादल वाले दिनों में हम लोग को नहीं होगा, क्योंकि बादल वाले दिनों में गर्मी नहीं होती है और वर्षा होने की संभावना रहती है। गर्म दिन में हो जाएगा। और वायु पवनों वाले दिन में भी नहीं होगा, क्योंकि वायु पवन जब चलती है तो उस समय भी मौसम ठंडा एक तरह से माना जाता है और उतना गर्मी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पे एकदम गर्मी नहीं होने की संभावना है। ये दोनों जो ऑप्शन है कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन ये सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बादल भी है तो यहाँ बरसात भी हो सकती है, तो यहाँ सबसे कम गर्मी होगी। तो बी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैव जिसमें कि जीवन होता है, तो देखिए लकड़ी भी एक तरह से जैव है, इसमें गोबर भी जीवों से प्राप्त होता है और कोयला भी जीवाश्म ईंधन है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अधिकतर ऊर्जा के स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो देखिए जैव मात्रा जितना भी जीव है हम लोग का सारा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, फिर अपना भोजन बनाता है और अपने अंदर भोजन संग्रह करता है। तो जैव मात्रा तो सूर्य से हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन, जब जीवाश्म जो बने वो जब जीवित थे तो वो सूर्य से ऊर्जा लेके ही जो है अपना भोजन प्राप्त किए, वृद्धि किए, सब क्रियाकलाप किए और लास्ट में वो दब गए जमीन के अंदर, तब जीवाश्म बने। तो भी ये कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न है। पवन ऊर्जा भी सौर ऊर्जा का ही व्युत्पन्न है, क्योंकि पवन कब चलेगी, जब हवा चलेगी, हवा पौधे के द्वारा चलती है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। ये कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, ये भूतापीय है, यानी कि भूमि के अंतर्गत उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन में अंतर। यहाँ देखिए निम्नलिखित दिया हुआ है। पहला है जीवाश्म ईंधन जो है
यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और वहीं सूर्य यह जो है यह गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि एक दिन सूर्य का जो है समाप्ति हो जाएगा, चाहे इसमें 5,000 करोड़ वर्ष ही क्यों ना लगे। अब आगे देखिए, यहाँ दिया हुआ है सभी जीवाश्म ईंधनों को एकमात्र स्रोत सूर्य है। जितना भी जो जीवाश्म ईंधन हम लोग को प्राप्त होता है, इसका जो स्रोत है वो सूर्य है। और ये सूर्य जो है पृथ्वी का एकमात्र मुख्य ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। आगे दिया हुआ है जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित हैं, इनका बड़े पैमाने पर लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जा सकता। वहीं आगे दिया हुआ सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है जिसका बड़े पैमाने पर लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि 5,000 करोड़ वर्ष बहुत लंबा समय होता है। आगे चौथा दिया हुआ है जीवाश्म ईंधन का उपयोग कभी भी ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है, यानी कि जीवाश्म ईंधन हम लोग दिन को यूज करें, रात को यूज करें, एक तरह से कोयला मान लीजिए, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन सौर जो है सामान्यतः दिन में ही उपलब्ध होता है, इसका उपयोग हम लोग दिन में ही कर सकते हैं। रात में सूर्य उपस्थित नहीं होता है तो रात में हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है जीवाश्म ईंधन के जलाने से ही हानिकारक गैस निकलती है जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। वहीं सौर ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा होता है, इसके उपयोग से कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। छठा है जीवाश्म ईंधन को खरीदना पड़ता है जबकि सौर ऊर्जा का कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। ये दोनों में जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा में अंतर था। आगे दिया हुआ है प्रश्न 5, जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। तो एक तरफ है जैव मात्रा और दूसरी तरफ है जल विद्युत। इधर देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों में अंतर हम लोग देख लेते हैं। जैव मात्रा जो है नवीकरणीय एवं परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, वहीं जल विद्युत भी नवीकरणीय एवं परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जैव मात्रा में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है जबकि जल विद्युत बहते जल में उपस्थित गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैव मात्रा के उपयोग से वातावरण प्रदूषित होता है जबकि जल विद्युत ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। चौथा है जैव मात्रा का प्रयोग पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न नहीं करता, वहीं जल विद्युत जो है के लिए बांध बनाने पर पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न होता है, यानी कि पारिस्थितिकी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बांध बनाने के लिए काफ़ी जगह का उपयोग किया जाता है, उससे वहाँ की पारिस्थितिकीय जो व्यवस्था है बिगड़ जाती है, क्योंकि सारा जो वो पारिस्थितिकी ये क्षेत्र है उसमें जल को संचयन करना पड़ता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, जल विद्युत की अपेक्षा जैव मात्रा सस्ता ऊर्जा स्रोत है और वहीं जल विद्युत अपेक्षाकृत महंगा ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि इसमें बांध बनाने में काफ़ी खर्च आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है पवन, तरंग और ज्वार। तो देखिए ऊर्जा का स्रोत तीनों इधर दिया हुआ है और इधर सीमाएं दिया हुआ है। इसको देख लेते हैं। पवन ऊर्जा है, इसका सीमा है कभी भी किसी भी समय पवन ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब पवन या हवा चलेगी तभी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है पवन द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए पवन का वेग कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। मतलब इस रफ्तार से जब हवा चलेगी तभी हम लोग पवन विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं या पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। आगे तरंग ऊर्जा दिया हुआ है, तो इसका तरंग हर समय विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं होती है। तरंग ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने हेतु उपकरण स्थापित करना महंगा होता है। ज्वार ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए बांध बनाना अधिक खर्चीला होता है। बांध बनाने के लिए उपयुक्त स्थान बहुत सीमित हैं। तो इस तरह से ये तीनों ऊर्जा जो है इनका शर्त है
और इनमें जो है लागत काफ़ी आता है। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 है, किस आधार पर ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में करेंगे। पहला है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय और बी है समाप्त तथा असमाप्य। क्या ए तथा बी के लिए विकल्प समान है? तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि ऊर्जा के वे स्रोत जो बार बार उपयोग किए जा सकते हैं उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। परंतु वे ऊर्जा स्रोत जिनके भंडार सीमित हैं और जिनके पुनः स्थापन में लाखों वर्ष लगते हैं उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। बी में दिया हुआ है समाप्त तथा असमाप्य ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत जैसे पवन, जल और सौर ऊर्जा का उपयोग बार बार और लंबे समय तक किया जा सकता है, अतः ये असमाप्य ऊर्जा स्रोत हैं। अनवीकरणीय स्रोत की पुनर्स्थापना में लाखों वर्ष लगते हैं, अतः इसे समाप्य ऊर्जा स्रोत कहा जा सकता है। आगे उपयुक्त तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि ए और बी विकल्प समान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, इकाई द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत के अधिक मात्रा में कार्य होना चाहिए। यह आसान से प्राप्त होने वाला होना चाहिए। तीसरा है, इसका भंडारण और परिवहन भी आसान होता है। चौथा, यह सस्ता होता है। ये ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर कुकर का उपयोग करने से क्या लाभ तथा हानियां हैं? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सौर कुकर के उपयोग और लाभ। देखिए यहाँ दिया हुआ है, यह बिना प्रदूषण किए भोजन पकाने में सहायक है। सौर कुकर का उपयोग सस्ता भी है क्योंकि सौर ऊर्जा के उपयोग का मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। तीसरा, सौर कुकर का रखरखाव आसान होता है, इसमें किसी प्रकार के खतरे की संभावना नहीं होती है। इसकी हानियां, रात में और बादल वाले दिनों में सौर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह भोजन पकाने में अधिक समय लेता है। सौर कुकर के परावर्तक दिशा लगातार बदलते रखना पड़ता है जिससे सूर्य की रोशनी सौर कुकर में प्रवेश कर सके। मतलब इस तरह से रखना है कुकर को क्योंकि इसमें धूप जाते रहे। हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, छत पे एक समय क्या होता है कि कहीं धूप आगे बढ़ती जाती है तो छाया हो जाता है, तो उस तरह से सौर कुकर में खाना नहीं पकेगा। इसको परावर्तक सतह पे हमेशा रखना है जहाँ पे हमेशा निरंतर सूर्य का प्रकाश पड़ता रहे। आगे दिया हुआ है, सभी स्थानों पर हर समय सूर्य की रोशनी उपलब्ध नहीं होती है। और 5वां है, इसका उपयोग शीघ्रता से खाना बनाने में नहीं किया जा सकता है और क्योंकि इसमें धीरे धीरे खाना बनेगा। आगे है, सौर कुकर के सीमित उपयोगिता वाले क्षेत्र। यहाँ देखिए, हाँ कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ सौर कुकर की सीमित उपयोगिता है। ध्रुवों पर जहाँ सूर्य आधे वर्ष तक नहीं दिखाई देता है वहाँ सौर कुकर का उपयोग सीमित है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ सूर्य की किरणें कुछ समय के लिए काफ़ी तिरछी पड़ती है वहाँ सौर कुकर का उपयोग बहुत कठिन है। तब इन जगहों पर सौर कुकर का उपयोग सीमित है या नहीं के बराबर हो सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, साथ ही ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिमाण क्या हैं? तो इसका और आगे है, ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। तो देखिए यहाँ देखते हैं, आधुनिकीकरण तथा बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने में जुटे उद्योग में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता है। ऊर्जा की बढ़ती मांग के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। ऊर्जा की बढ़ती मांग ऊर्जा स्रोत को समाप्त कर सकती है जो पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न कर सकती है। आगे है, ऊर्जा की बढ़ती मांग से परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अधिक दोहन होगा।
इसके प्राकृतिक भंडार सीमित हैं, अतः भविष्य में ऊर्जा का ह्रास की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऊर्जा के उपयोग को सीमित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं। पहला, ऊर्जा के दुरुपयोग को रोककर एक न्याय संगत उपयोग से ऊर्जा का उपयोग घटाया जा सकता है। वहीं दूसरा है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों पर भार को कम करने के लिए गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग का जो 14वां चैप्टर था, अध्याय 14, हम लोग का ऊर्जा का स्रोत समाप्त हो गया है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स को ये जो चैप्टर है 15, अध्याय 15, हमारा पर्यावरण। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।